हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी बिग ब्रदर के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 2। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चांग शाओ बड़ी दिक्कतों को फेस करने के बाद इमॉर्टल बन गया, मगर डाउ ऑफ हेवन ने उसका लोटस फ्लावर डैमेज किया था। तो उसे रिपेयर करने के लिए चांग शाओ एक फिश के बेली के अंदर बैठ के कल्टीवेशन कर रहा था, मगर तभी रिमोट विलेज के लोगों ने उस फिश का शिकार किया और वो चांग शाओ को अपना सी गॉड समझ रहे थे। तभी उन पर ट्विन सेजेस के चमचों ने हमला किया। उस वक्त चांग शाओ ने उनकी मदद करके उन्हें बता दिया कि वो कोई सी गॉड नहीं है बल्कि काम इंसान है, जिसके बाद वो अपने डूशियन क्लैन वापस लौट गया था। अब आगे तो हम देखते कि चांग शाओ अपने घर वापस जा ही रहा था। तभी वो कहता है कि पता नहीं मेरे पीछे यहाँ पर क्या क्या हुआ होगा, मैं बहुत दिनों से सी गॉड बना हुआ था। इधर चांग शाओ के मास्टर को एक लेटर मिल गया था। अब ये लेटर किसने लिखा है ये हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। साथ ही चांग शाओ को ड्रैगन के राजकुमार यांसी ने पीटने का नाटक किया, जिस वजह से शुआना और जियो ने ड्रैगन आर्मी की बहुत तगड़ी धुलाई कर दी थी। जियो अपने इस कारनामे से बहुत खुश भी थी, क्योंकि इन लोगों को लग रहा था कि उन्होंने चांग शाओ का बदला लिया, लेकिन इन लोगों को क्या ही पता कि चांग शाओ को तो मार पड़ी ही नहीं थी। इधर चांग शाओ सोच रहा था कि मैंने लिन शाओ को कड़ी प्रैक्टिस करने के लिए बताया था और मेरे मास्टर भी अब टर्बिड इमॉर्टल बन चुके हैं। फिलहाल तो एकांत में होंगे और अब सबको काम पे लगाने के बाद मैं करूंगा फुल टाइम पास। और तभी उसे लिन शाओ के चिल्लाने की आवाज आती है। वो कह रही थी चांग शाओ अब फाइनली घर वापस आ ही गए, जिसके बाद वो चांग शाओ की पप्पी लेने के लिए उस पर कूद जाती है, मगर चांग शाओ ने समय रहते उसे रोक लिया था। इधर मास्टर युवान चांग शाओ ने बनाए हुए यारे के पास पहुंच गए थे। वो सोचते हैं कि आखिर चांग शाओ ने यारी क्यों बनाई होगी, उसका रियल प्लान क्या होगा। और तभी उन्हें वहाँ पर एक साइन बोर्ड दिख जाता है जिस पर लॉस्ट लिखा हुआ था। वो कहते कि ये हैंड राइटिंग तो जानी पहचानी लग रही है। और इधर चांग शाओ को भी सिग्नल मिल जाता है कि कोई उसके एरिया में ट्रेस पासिंग करने वाला है। वो देखता है कि ये तो उसके मास्टर है। वो उन्हें वहाँ देखकर काफी डर गया था। वो कहते लिन शाओ अब तो हम गए काम से। इधर मास्टर एक और प्लेट रीड करते हैं जिस पर लिखा था कि यहाँ मौजूद किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाने का, क्योंकि ये रास्ता साउंड प्रूफ एरिया की तरफ जाता है। अब मास्टर अपने पावर्स का यूज करके उस पूरी जगह को चेक करते हैं और तभी उन्हें एक और प्लेट नजर आती है जिसमें लिखा था कि यहाँ से एरी का रास्ता खुद ढूंढ लो। ये देखकर तो मास्टर बहुत चिढ़ गए थे, उस प्लेट पर कूद कूद के अपना गुस्सा उतार रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर रास्ता बताना ही नहीं था तो प्लेट भी क्यों लगाई बेवकूफ। और तभी उन्हें रियलाइज होता है कि वो तो भावनाओं में बह के बहुत गुस्सा कर रहे हैं, इसलिए वो दोबारा से शांत हो जाती है। अब थोड़ा और आगे जाने के बाद उन्हें एक और साइन बोर्ड दिखता है जिस पर लिखा था कि 3 कदम आगे आ जाओ। तो एल्डर युवान 3 कदम आगे रख देते हैं और ऐसा करते ही वो गायब हो चुके थे। इधर चांग शाओ कहता है कि 2 सालों पहले मैंने ये एरी बनाई थी और अल्केमी रूम के सामने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन सेटअप किया था ताकि कोई भी उस रूम को ढूंढ ना पाए, क्योंकि वहीं पर मैंने इमॉर्टल मेल्टिंग पिल रिफाइन की थी, मगर मैं कभी उसमें मास्टर को ट्रैप नहीं करना चाहता था। और इधर मास्टर ऑलरेडी उस एरी में पहुंच गए थे। लिन शाओ कहती सीनियर अच्छा हुआ आपने वहाँ पर एक गेस्ट रूम बनाया है, अब हमारे मास्टर वहीं पर आराम कर सकते हैं। तो अब चांग शाओ उससे पूछ रहा था। वो कहते चलो लिन शाओ जल्दी से बको, आखिर मास्टर उस एरी के अंदर कैसे पहुंच गए। ये सवाल सुनकर ही लिन शाओ डर जाती है। वो कहती सीनियर मैं आपकी कसम खा के बताती हूँ कि मैंने उन्हें क्लियरली बोला था कि अल्केमी रूम के पास गलती से भी मत जाना। शायद मास्टर ने वो बात सुनी ही नहीं, क्योंकि वो लेटर के बारे में ही सोच रहे थे। ये सुनकर चांग शाओ उससे पूछता है कि तुम कौन सी लेटर की बात कर रही हो, हमारे मास्टर का कोई दोस्त नहीं तो भला उन्हें लेटर कौन लिखेगा। ये सुनकर तो लिन शाओ रोते हुए कहती है कि अरे अरे ऐसे कैसे इमॉर्टल है ये, इनके तो कोई दोस्त भी नहीं, बेचारे हमारे मास्टर, वो तो बस हमेशा अकेले रहते हैं। मगर चांग शाओ तो बस उसे घूर के देख रहा था और अब वो उससे पूछता है कि उस लेटर पर किसका साइन था। तो लिन शाओ कहती 1 मिनट याद तो करने दो। अरे हाँ याद आ गया, उस पर वान जिंग्यू ये नाम लिखा हुआ था। चांग शाओ क्या तुम इस पर्सन को जानते हो। तो चांग शाओ उसे बताने लगता है कि जिंग्यू हमारे मास्टर युवान की सीनियर थी, साथ ही वो उनकी बचपन की दोस्त भी थी। अगर किस्मत उनका साथ देती तो वो हमारे मास्टर के साथ शादी कर लेती। ये सब सुन के तो लिन शाओ तुरंत ही उन्हें इमेजिन करने लगती है। वो कहती जिंग्यू बहुत ही सुंदर और समझदार होगी, इसलिए तो उन्होंने हमारे मास्टर का दिल जीत लिया। अब वो ऐसे ही सपने देख रही थी और चांग शाओ उसे सपनों से बाहर आने तक का वेट कर रहा था। जिसके बाद लिन शाओ पूछती कि सीनियर इन लोगों ने शादी क्यों नहीं की। तो चांग शाओ बताने लगता है कि 900 साल पहले जिंग्यू हमारे डूशियन क्लैन की सबसे खूबसूरत लड़की थी। सिख के कई सारे लोगों को बहुत पसंद थी, इनफैक्ट कुछ लोगों को तो उनसे एक तरफा मोहब्बत भी हो गई थी। उनमें से एक बंदा था जो लगभग 10 सालों तक उनके पीछे भागता रहा। जिंग्यू का प्यार हासिल करने के लिए उसने ढेर सारी कोशिशें की, मगर वांग जिंग्यू सिर्फ हमारे मास्टर से प्यार करती थी और इसी वजह से उस बंदे को हमारे मास्टर से नफरत हो गई और उसने मास्टर पर स्नीक अटैक कर दिया।
दिया, जिससे हमारे मास्टर की फाउंडेशन डैमेज हो गई। लिनशाओ कह रही थी क्या घटिया इंसान था वो, खुद जिंगयू का दिल जीत नहीं पाया तो उसने मास्टर को बैक स्टैब कर दिया। ऐसे लोग तो कुंवारे ही मरने चाहिए। शायद जिंगयू को पता था कि वो बहुत कमीना है, इसलिए उस बंदे का प्रपोजल उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। अब चांगशा आगे बताता है कि मास्टर की फाउंडेशन डैमेज हो गई थी तो उसे रिपेयर करने के लिए जिंगयू स्पेशल हर्ब की तलाश में निकल गई। वो मास्टर को हील करना चाहती थी मगर वो वापस आई ही नहीं। पता नहीं उनके साथ क्या हुआ होगा। अब लिनशा उससे पूछ रही थी कि सीनियर आपको क्या लगता है जिंगयू ने वो लेटर आप क्यों भेजा होगा? शायद उन्हें वो स्पेशल मेडिसिन मिल गई होगी और इसी वजह से शायद वो हमारे मास्टर से मिलना चाहती है। इधर मास्टर वो प्लेट्स देखकर बहुत चौंक गए थे। उस प्लेट पर लिखा था कि मैं शाओकिंग पिक का मास्टर आपका स्वागत करता हूँ, मेरा नाम है मास्टर युवान, और साथ ही उस पर मास्टर की ही हैंडराइटिंग थी। मगर उन्हें तो कुछ भी याद नहीं था कि उन्होंने ये सब कुछ कब लिखा था और अब उन्हें चक्कर भी आ रही थी तो जल्दी से नीचे बैठ जाते हैं और अब वो एक अलग ही दुनिया को इमेजिन कर रहे थे जिसमें वो जिंगयू को देख पाते हैं। वो कहते हैं कि पिक कॉन्टेस्ट में तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तुम्हें खुद को और थोड़ा इम्प्रूव करना होगा। इसलिए मास्टर युवान कड़ी मेहनत करने लगते हैं और फिर एक रात मास्टर पर हमला हो जाता है। जिंगयू से कह रही थी कि युवान खुद का अच्छे से ख्याल रखना, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल मेडिसिन ढूंढने जा रही हूँ ताकि तुम्हारी फाउंडेशन दोबारा से रिपेयर हो जाए। युवान उन्हें दूर जाने से रोक रहे थे जिसके बाद वो दोबारा से होश में आ जाते हैं। दरअसल ये उनके पास मेमोरीज के विजन्स थे। इधर चांगशा भी समझ गया था कि मास्टर के दिमाग में अजीब अजीब से थॉट आ रहे हैं, अगर ये ऐसे ही बढ़ते गए तो इनर डिमंस पैदा होंगे, इसलिए ये लोग जल्दी से मास्टर की तरफ चले जाते हैं। इधर मास्टर उस जगह पर ट्रैप हो गए थे तभी उन्हें आवाज आती है। वो बंदा कहते है कि फाउंडेशन डैमेज, मोहब्बत जुदा हो गई और इतने गम में तुमने अपनी पूरी जिंदगी काट दी, तुम तो एक रियल इमॉर्टल भी नहीं बन पाए, तुम हो एक टर्बिड यानी कमजोर इमॉर्टल, तुम्हारा पास्ट बहुत दर्दनाक है। और तभी मास्टर देखते हैं कि उनके सामने ब्लैक स्मोक में से एक फिगर आ चुकी है। मास्टर उससे पूछ रहे थे कि तुम कौन हो तो वो शख्स लाइट में आते हुए कहता है कि मैं तुम हूँ और तुम हो मैं। मास्टर उस बंदे को देखकर बहुत डर जाते हैं। वो कह रहा था कि हम दोनों एक हैं मगर हमारी कहानियाँ बिल्कुल अलग। अब वो बंदा मास्टर को अपने लोटस फ्लावर दिखा रहा था। वो कहता है कि जो तुम्हारे साथ हुआ वैसा मेरे साथ नहीं हुआ, देखो मेरा फाउंडेशन बिल्कुल डैमेज नहीं है। मास्टर ये सब देख के सोचते हैं कि अगर फाउंडेशन ही डैमेज नहीं होता तो सीनियर कभी मुझे छोड़ के नहीं जाती। और तभी वो शख्स मास्टर का हाथ कस के पकड़ लेता है। वो कहता है कि मैं एक इमॉर्टल हूँ और मेरे पास जिंगयू भी है, लेकिन इस दुनिया में बस एक ही युवान एग्जिस्ट कर सकता है। तुम्हें क्या लगता है कि हम दोनों में से कौन बेटर है? और तभी मास्टर को उनकी सीनियर के विजन्स आने लगते हैं। दरअसल ये मास्टर का इनर डिमन था, वो उन पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो कह रहा था कि मैं तुम्हें और मायूस नहीं देख सकता, तो मास्टर ने उसे अपने ऊपर काबू करने के लिए अलाउड कर दिया। मगर इससे पहले कि वो मास्टर पर टेक ओवर कर ले, चांगशा वहाँ आके उनके थॉट्स को क्लियर कर देता है जिससे मास्टर दोबारा से होश में आ जाते हैं। वो देखते हैं कि उनके चहीते चांगशा और लिनशा वहाँ पर आ चुके हैं। वो उन्हें बता रहे थे कि मैंने अभी भी मेरी सीनियर को देखा था। चांगशा सोच रहा था कि शायद मास्टर के थॉट्स उसी लेटर की वजह से डिस्टर्ब हो गए हैं और इसी वजह से इनर डीमन उन पर हावी होने वाला था। अब मास्टर उससे पूछते कि यार ये किस चीज की है और तुम लोग अंदर कैसे आ गए? ये सवाल सुनकर लिनशा को बहुत टेंशन हो रही थी कि अब मास्टर को क्या जवाब दिया जाए। तभी चांगशा कहता है कि यार ये तो मैंने ही डिजाइन की थी, मगर ये तो मैंने बस चोरों को दूर रखने के लिए बनाई थी। तो मास्टर उस पे गुस्सा होते हुए कहते कि चोरों की वजह से बनाई थी? अच्छा, क्या हमारे शॉकिंग पिक की हालत इतनी खराब है कि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आरी की जरूरत पड़ेगी? चांगशा तुम एक नंबर के झूठे हो। और फिर क्या? फिर चांगशा की बड़ी तेज धुलाई की जाती है जिससे चांगशा के फेस का नक्शा ही बदल चुका था। अब उसकी पिटाई करने के बाद मास्टर कहते कि मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है, तब तक तुम लोग शॉकिंग पिक का ध्यान रखना। दरअसल मास्टर जिंगयू से मिलने जाने वाले थे और इन्हें कुछ भी करके मास्टर को जाने से रोकना था। तो लिनशा तुरंत ही उन पर कूद जाती है। वो कह रही थी कि मेरे प्यारे मास्टर, जिंगयू कई सालों से वापस नहीं आई तो हमारे सिख के नियमों के अकॉर्डिंग उन्हें शॉकिंग पिक से निकाल दिया होगा। अब लिनशा की इस बातों से तो मास्टर रुकने से रहे, अब तो उन्हें और जिंगयू से मिलने का दिल कर रहा था। तभी चांगशा उनसे कहता है कि आप उनसे नहीं मिल सकते। मास्टर, अगर हमारे सिख के एल्डर को ये बात पता चली तो आप उन्हें क्या जवाब दोगे? जिसमें लिनशा भी कहती हाँ मास्टर बताओ आप क्या जवाब दोगे? तो मास्टर कहती कि अब तुम लोग ही बताओ कि मैंने क्या करना चाहिए। जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते कि चांगशा ने उनके घर पर आइसोलेशन एरिया बना दी थी। उसने मास्टर को घर के अंदर कैद कर दिया था ताकि ना मास्टर बाहर आ पाए और ना ही कोई अंदर जा पाए। चांगशा उनसे कहता कि मास्टर अब आप आराम से जिंगयू को लेटर लिखिए, आपको कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। इधर लिनशा चांगशा से पूछ रही थी कि सीनियर वो लेटर देने
के लिए कौन जाने वाला है, आप या फिर मास्टर, क्योंकि मास्टर को भेजना बहुत रिस्की हो सकता है। जिस पर चांगशाओ कहते हैं हाँ मेरे ख्याल से जिंगयू ऑलरेडी मर चुकी है, उसे किसी ने मार दिया होगा और फिर उसी के नाम से लेटर लिख के वो मास्टर को मिलने बुला रहा है ताकि वो उन्हें भी खत्म कर दे। तो लिनशाओ उसे उस बंदे के बारे में पूछने लगती है, जिस पर चांगशाओ उसे बताने लगता है कि मेरे ख्याल से ये वही बंदा है जिसने 900 साल पहले हमारे मास्टर का फाउंडेशन डैमेज कर दिया था। फिलहाल वो शियानलिन पिक का लीडर है और सबसे ज्यादा रईस भी। जिस पर लिनशाओ कह रही थी कि हमारे मास्टर तो कमजोर भी है और कंगाल भी है, क्या हमारे सिक्के एल्डर्स मास्टर का साथ नहीं दे सकते। जिस पर चांगशाओ कहता है कि जब मास्टर पर अटैक हुआ था तब वो अकेले थे और इसी वजह से हमारा सिख बिना कोई प्रूफ के उस बंदे को सख्त पनिशमेंट नहीं दे पाया। इन लोगों ने उसे छोटी मोटी सजा देकर छोड़ दिया था। उस बंदे की जेलसी की वजह से जिंगयू को यहाँ से जाना पड़ा और हमारे मास्टर ने अपनी पूरी लाइफ उनकी यादों में बिता दी। लेकिन अब हमारे मास्टर टर्बिड इमॉर्टल बन चुके हैं और उनके पास रियल इमॉर्टल स्टेज पर ब्रेक थ्रू करने का मौका है, मगर ये बंदा हमारे मास्टर के रास्ते का कांटा बन सकता है। तो अगर ये लेटर जिंगयू ने नहीं लिखा तो फिर ये काम उसी बंदे का हो सकता है। और अब चांगशाओ उस बंदे का नाम बताता है, उसका नाम कुवाई सी है और वो शियानलिन पिक का लीडर है। लिनशाओ ने इस बंदे के बारे में सुना था, वो कहती ये बंदा तो रियल इमॉर्टल स्टेज की पिनाकल लेवल पर पहुंच गया है और इस कमीने की वजह से हमारे मास्टर को इमॉर्टल बनने में 900 साल लग गए, साथ ही वो कैटास्ट्रोफे में मरते मरते बच गए और ये सब उस कुत्ते कमीने कुवाई सी की वजह से हुआ। वो उस पर बहुत गुस्सा थी, इसलिए चांगशाओ उसे शांत करते हुए कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं उस पे कड़ी नजर रखूंगा और अगर मुझे कंफर्म पता चल गया कि ये लेटर उसी ने लिखा है फिर तो मैं नया पुराना सभी हिसाब उसके साथ चुकता करूंगा। मैं उस बंदे को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। तब चांगशाओ अपने पेपरमैन के जरिए कुवाई सी पर नजर रखना शुरू कर देता है। इधर चांगशाओ ने अपनी फर्नेस एक्टिवेट कर दी थी, वो कुवाई सी के साथ मीटिंग करने वाला था, जिस वजह से वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर देता है। इधर बेचारी लिनशाओ जड़ी बूटी कूट के थक गई थी। वो उससे पूछती कि सीनियर इस बार आपका क्या प्लान है और इस चीज से आप क्या करने वाले हो। तो चांगशाओ उससे कहता है कि ये सेंसिंग स्टोन है, अगर इस पे हम कलरफुल फ्लावर पीस के लगा देंगे तो इसका डिवाइन इसेंस क्रिएट होगा और इस डिवाइन इसेंस की मदद से हमें पता चल जाता है कि कौन हम पर नजर रख रहा है, साथ ही हमें उस बंदे की कल्टीवेशन लेवल भी पता चल जाती है। जिस पर लिनशाओ कहती है सीनियर ये काम तो हमारे छोटू से पेपरमैन भी कर सकते हैं। तो चांगशाओ कहते हैं हाँ बिल्कुल वो तो कर ही सकते हैं, मगर मुझे तुम्हें बिजी देखना ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि जब भी तुम फ्री होती हो तब मेरा दिमाग चाटती रहती हो। तो लिनशाओ कहते हैं आप बहुत खड़ूस हो। जिसके बाद वो पूछ रही थी कि अल्केमी फर्नेस में ये कौन सी मेडिसिन पकाई जा रही है। तो चांगशाओ उसे बताता है कि मैं साइकेडेलिक पाउडर रिफाइन कर रहा हूँ। जिस पर लिनशाओ कह रही थी कि ये तो बहुत महंगी पाउडर है और आप ये उस कमीने के लिए बना रहे हो, पहले ही तो हम बहुत गरीब है, मगर आप ऐसे ही खर्च करोगे तो भिखारी भी बन जाएंगे। तो चांगशाओ उसके सिर पर मारते हुए कह रहा था कि उस बंदे के पास कितनी पावर्स है ये हमें नहीं पता, शायद वो अपनी कल्टीवेशन लेवल छुपा भी सकता है और वैसे भी उसका शियानलिन पिक आर्टिफैक्ट रिफाइन करने में माहिर है। तो अगर कुवाई सी के पास कोई पावरफुल ट्रेजर होगा तो वो मेरी छुट्टी कर देगा, इसलिए हमने जितना हो सके उतनी प्रिपरेशन करके उसको फेस करना चाहिए। और हाँ जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक तुम भी मास्टर जैसे अकेली रहोगी। ये सुनकर लिनशाओ तो खुशी के मारे झूमने लगती है। वो कह रही थी मेरे सीनियर कितने प्यारे हैं, वो मुझे हमेशा सेफ रखते हैं, मगर उसे एक डाउट था। वो कहती सीनियर अगर गलती से कुवाई सी को आपकी प्लानिंग के बारे में पता चला तो। ये सुनकर चांगशाओ तुरंत ही अपने मास्टर के रूप में आ जाता है। वो कह रहा था कि अगर उसने मुझ पर हमला किया तो फिर मुझे भी उसका करारा जवाब देना पड़ेगा। तो अगले ही दिन चांगशाओ मास्टर युआन का रूप लेकर डूशियान के बाहर आ जाता है और तभी वो देखता है कि सीकोस में हुई कॉन्फ्रेंस के बाकी लोग वापिस आ चुके हैं। वो कहता है अरे यार इन्हें भी अभी आना था, चलो अब मैं इन्हें ना देखने का नाटक करता हूँ। अब चांगशाओ ने तुरंत ही अपना रास्ता बदल दिया था कि तभी जियो कहती है एल्डर युआन आप कहाँ जा रहे हो। जिसके बाद वो सीधे चांगशाओ के पास पहुँच जाती है। तो युआन कह रहे थे कि अरे तुम लोग तो ड्रैगन पैलेस से बहुत जल्दी वापस आ गए। तो जियो कह रही थी अरे मास्टर आपको क्या ही बताओ, वो ड्रैगन प्रिंस यांजी है ना, उसने हम लोगों का दिमाग खराब कर दिया था, इसलिए हमें जल्दी वापस आना पड़ा। मगर चांगशाओ ने यांजी के साथ फाइट करके अच्छा खासा नाम बना लिया है। ये देखिए मैं वहाँ से क्या लेकर आई हूँ, ये है स्पेल स्क्रॉल और वो भी बस आपकी शॉकिंग पिक के लिए। जिसके बाद जबरदस्ती वो स्क्रॉल चांगशाओ को दे देती है और कहती है सीनियर इसके लिए आपको मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, बस चांगशाओ को मेरे साथ ड्रिंक करने भेज देना, वैसे भी मुझे बस मेरे सेटिस्फेक्शन से मतलब है। ये सुनकर चांगशाओ और ज्यादा शॉक हो गया था। अब जियो उसके कंधे पर हाथ रखने ही वाली थी कि तभी वो अपना कंधा हटा देता है। ये देखकर बाकी के लोगों को बहुत हंसी आ रही थी। जियो भी सोचती है कि मास्टर इतने तेज कब से हो गए, शायद मास्टर भी चांगशाओ जैसी औरतों से डरता है। मेरे ख्याल से ये बुढ़ा तो अब
अभी भी वर्जिन होगा। अब वो चांगशो को टच करने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर वो पीछे हटते हुए कहता कि जीव, तुम चांगशो की बहुत फिक्र करती हो, साथ ही उसे अपने साथ शराब पीने भी बुलाती हो, और अब तो तुम उसके लिए स्क्रोल भी लेकर आई हो, मगर हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। भले ही हम गरीब है, मगर हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इधर चांगशो दिल ही दिल में दुखी हो रहा था। वो कहता है मैंने पहले ड्रैगन पैलेस में जाकर ढेर सारी अटेंशन हासिल की है, और अब जीव के साथ ड्रिंक करने बैठूंगा और उसके स्क्रोल लूंगा तो फिर लोग मेरे बारे में ही चर्चा करेंगे, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मुझे हाईलाइट होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो कहते बेटा जीव, ये स्क्रोल हमें नहीं चाहिए, हम गरीब हैं मगर खुददार भी हैं। जिस पर जीव कहती है अरे मास्टर, अगर आप चांगशो को स्क्रोल नहीं देना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप अभी भी कमजोर कैटेगरी में इमॉर्टल बने हो, तो आप इन स्क्रोल की मदद से कल्टीवेशन कर सकते हो। इतना कहकर वो मास्टर को एक स्लैप मार देती है, मगर चांगशो उसे बता रहा था कि मैं अभी सदर्न कॉन्टिनेंट में ट्रेनिंग लेने जा रहा हूँ ताकि मैं मेरी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर पाऊँ, तो मुझे भी तुम्हारे स्क्रोल की जरूरत नहीं है। और तभी वहाँ पर शियाना मास्टर से बात करने आ जाती है। वो कहती मास्टर, आपके चांगशो ने हमारे सिख की इज्जत बचाने के लिए एक पावरफुल बंदे का मुकाबला किया है। मैं उनकी इस बात से बहुत इम्प्रेस हो गई हूँ, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि अब वो कैसे है। तो मास्टर बताता है कि फिलहाल तो ठीक है। और तभी जियो कहती कि मास्टर युआन, शियाना ने ड्रैगन आर्मी की ऐसी धुलाई कर दी है कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। हम लोगों ने चांगशो की पिटाई का बदला ले लिया है। बदला, ये लफ्ज सुनकर ही चांगशो हैरान था। अब चांगशो सोच रहा था कि दोनों लड़कियां ना हमेशा मेरी मुसीबतें बढ़ाती रहती है। अब ड्रैगन आर्मी के लोग सोचते होंगे कि ये सब मेरी वजह से हुआ है और वो मेरे से बदला लेने जरूर आएंगे। खैर, अब जो हो गया सो हो गया। जिसके बाद वो शियाना से कहता है बच्ची, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, ईंट का जवाब तो पत्थर से देना ही चाहिए। चांगशो ये सब बोल तो रहा था, मगर वो अंदर से बहुत गुस्सा हो गया था। अब शियाना कह रही थी कि चांगशो बहुत नेक दिल इंसान है, अगर वो मेरे साथ दोस्ती करेंगे तो मेरे तो भाग ही खुल जाएंगे। उनके जैसा बंदा तो मैंने आज तक नहीं देखा था। अब अपनी तारीफें सुनकर चांगशो के तो आंसू ही निकल आए थे। वो दिल में ही कह रहा था कि मेरी माँ प्लीज मेरी इतनी तारीफ मत कर, प्लीज मुझे बख्श दो। जिसके बाद वो कहते हैं बच्चों, तुम लंबा सफर तय करके आए हो, तो अब जल्दी से आराम करने जाओ और मुझे जाने की इजाजत दो। और फिर इजाजत लेने से पहले ही चांगशो वहाँ से फुर हो गया था। ये दोनों भी मास्टर का बर्ताव देखकर थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। इधर चांगशो थोड़ी दूरी पर आने के बाद चैन की सांस लेता है और तभी उसका सेंसिंग स्टोन एक्टिवेट हो गया था, यानी कि कोई उस पर नजर रखे हुए था। इधर जंगल में हम एक मिस्टीरियस लड़की को देखते हैं जो अपने पार्टनर से कह रही थी कि इस बुढ़े युवान को मारने के लिए हमें ढेर सारे स्पिरिचुअल स्टोन मिलने वाले हैं। ये हमारे लिए बहुत ही फायदे की डील साबित होगी। अब जैसे ही वो सदर्न कॉन्टिनेंट के लिडोंग सिटी में पहुंच जाएगा, हम उस पर हमला कर देंगे। इधर चांगशो सोच रहा था कि मेरे सेंसिंग स्टोन ने मुझे 2 सिग्नल भेजे हैं। वो दोनों लोग मेटा इमॉर्टल रेल्म के कल्टीवेटर हैं, मगर उनकी कल्टीवेशन स्टेज के बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि वो अपनी कल्टीवेशन हाइड भी कर सकते हैं जैसा मैं करता हूँ। खैर, मुझे इससे क्या, वैसे भी मैंने 15 प्लान्स बना कर रखे हैं, जब भी जरूरत पड़ेगी मैं फुल्ली रेडी रहूंगा। जिसके बाद वो लैनशियांग पवेलियन के पास पहुंच गया था। इसी जगह पर जिंगयू एल्डर से मिलने आने वाली थी। अब वो सदर्न कॉन्टिनेंट को देखते हुए कह रहा था कि यहाँ पर तो ढेर सारे लोग हैं जो बहुत दूर दूर से स्पिरिचुअल स्टोन कमाने आते हैं। और तभी उसका स्टोन दोबारा से इशारा कर देता है कि कोई उसके पास आ रहा है, और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि एल्डर जियांग थे। चांगशो सोच रहा था कि आखिर ये बुढ़ा मुझे फॉलो क्यों कर रहा है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और अब हम उन्हीं लड़कियों को देखते हैं जो एक मिरर के जरिए इन दोनों पर नजर रखती है। वो अपने पार्टनर से कह रही थी कि दूसरा बुढ़ा कौन है, जिस पर वो कहती है कि वो चाहे कोई भी रहे, हमें बस अपने टारगेट को ट्रैक करना है, मगर हमें ये काम छुप कैसे करना होगा। देखो, हमारे पास जो वेपन है इसकी मदद से हम बड़ी आसानी से उन दोनों को मार सकते हैं। इधर एल्डर युआन जियांग से पूछ रहे थे कि सीनियर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जियांग बता रहा था कि हमारी जीव तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी, तो उसी ने मुझे तुम्हारा पीछा करने के लिए बताया था, और वो भी सीक्रेटली, ताकि आप पर कोई मुसीबत ना आ पाए। लेकिन मुझे क्या पता कि तुम इतनी वाहियात जगह पर आओगे। देखो युआन, तुमने हमेशा ही अपना किरदार साफ रखा है, कभी किसी लड़की पर गलत नजर नहीं डाली, तो बुढ़ापे में ये सब क्यों कर रहे हो यार। जब से तुम इमॉर्टल बने हो ना, तभी से तुम बहुत बदल गए हो। अब तुम मुझे बताओगे कि तुम्हें इंसानों की बस्ती में क्या काम है। दरअसल इस जगह पर लोग शराब पीने, नाच गाना देखने और भी बहुत सारी चीजें करने आते थे। तो जियांग को लग रहा था कि युआन भी
ये सब करने यहाँ आया है। इधर चांगशाओ भी काफी डर गया था। वो कहता है जियो मेरे मास्टर युआन की फिक्र तो बहुत करती है, यहाँ तक तो ठीक था, मगर अब उसने इस खड़ूस बुड्ढे को यहाँ भेज दिया। अगर इन्हें पता चला कि मैं युआन नहीं बल्कि चांगशाओ हूँ, फिर तो भाई मैं गया काम से। ये बंदा मुझे यहीं पर गाड़ देगा। तो अब वो जियांग से कहता है कि सीनियर, मैंने पूरे दिल से टाओइज्म को एक्सेप्ट किया है, तो मैं इस मॉडल दुनिया की गंदगी की लालच में क्यों आऊंगा। मैं तो किसी लड़की की तरफ आँख उठा कर भी नहीं देखता। दरअसल मेरे यहाँ आने की वजह कुछ और है। जिस पर युआन कहते कि अच्छा ये बात है, फिर तो मुझे भी वो वजह जाननी है। इसलिए चांगशाओ उसे खोपचे में ले जाके बताने लगता है कि ये सिटी पैसे के मामले में बहुत अच्छी है, यहाँ पर लोगों की जरूरतें पूरी होती है। मगर आप यहाँ के लोग देखिए, वो कितने खोखले हैं। ऐसा लगता है कि इनके दिल खाली है। मुझे उन्हें देखकर बहुत बुरा लगता है, इसलिए मैं बस पता करना चाहता हूँ कि इनके साथ क्या हुआ है। ये सब सुनकर जियांग को तो बहुत बुरा लग रहा था कि उन्होंने बेचारे युआन पर थरकी होने का इल्जाम लगाया। वो सोचते हैं कि इस बंदे ने जिंदगी भर जिंगयू का वेट किया है, इसने कभी किसी और की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा और अपनी पूरी जवानी अकेले काट दी। और मैं बेवकूफ इस महान बंदे पर शक कर रहा था। और तभी वो युआन को तसल्ली देने लगते हैं। मगर चांगशाओ को डाउट आ रहा था कि आखिर वो अचानक से इतने अच्छे कैसे बन गए। अब जियांग वहाँ के लोगों को देखकर ही पता कर लेते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ के लोगों में वाइटल एनर्जी नहीं है और ये बहुत कमजोर हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि इनके अंदर का सारा एसेंस डीमन ने चूस लिया हो। और फिर उन्हें महसूस होता है कि वहाँ पर ऑलरेडी 3 डीमंस हैं। एक रियल इमॉर्टल स्टेज का है और बाकी के 2 मेटा इमॉर्टल स्टेज के हैं। मैं भी इन्हें पहली बार में पहचान नहीं पाया, मगर तुमने ये सब पहचान लिया। जूनियर, वाकई तुम्हारी आंखों की रोशनी काफी तेज है। जिस पर चांगशाओ कहता है कि जब से मैं इमॉर्टल बना हूँ तभी से मुझे काफी अच्छे से दिख रहा है। और अब चांगशाओ को कंफर्म हो गया था कि उसे ट्रैक करने वाले डीमंस यहीं पर है। अब वो कहते हैं सीनियर, ये मैटर बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हमने जल्दी से डूशियन सेक्ट को इसकी खबर देनी चाहिए। तो जियांग हंसते हुए कह रहे थे कि तुम भी अब चांगशाओ जैसे स्मार्ट बन गए हो, मगर हमें बस शक है कि यहाँ पर डीमंस हो सकते हैं। प्रूफ के नाम पर हमारे पास कुछ भी नहीं, तो पहला हमें सीक्रेटली सब इन्वेस्टिगेट करना होगा। अगर ये बात सच साबित हो गई तो फिर हम अपनी फोर्सेस लाकर इन डीमंस को खत्म कर देंगे, ताकि इस जगह पर शांति बरकरार रहे। बताओ तुम्हें मेरा प्लान कैसा लगा। जिस पर चांगशाओ उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि सीनियर, आप बहुत होशियार और सच्चाई की राह पर चलने वाले बंदे हो। और तभी अनाउंसमेंट होती है कि तीनों मो सिस्टर्स का परफॉर्मेंस शुरू होने वाला है, तो गाइस इसे मिस बिल्कुल मत करना। और तभी वहाँ के सारे लोग हिप्नोटाइज होकर पवेलियन में जाने लगते हैं। इधर चांगशाओ सोच रहा था कि जो कोई भी कर रहा है वो बहुत ही आगे की प्लानिंग कर चुका होगा, साथ ही उसने मास्टर को फंसाने की पूरी सेटिंग भी कर रखी है। और तभी हम उस डीमन लड़की को देखते हैं जो इन दोनों को पवेलियन में जाते हुए देख रही थी। अब वो अपने ग्यूकिन को बजा के सबको बेहोश कर देती है। इधर ये दोनों भी बेहोश होने का नाटक करते हैं। चांगशाओ को तो इसमें काफी मजा आ रहा था, क्योंकि उसने उन डीमंस को लोगों का एसेंस सक करते हुए रेड हैंड पकड़ लिया था। और अब वो डीमन जियांग पर अपने फैन से हमला करने ही वाली थी, मगर जियांग उसके अटैक को रोक देते हैं। वो डीमन कह रही थी कि तुम दोनों मेरी बहन के इंचांटिंग विश से अफेक्ट नहीं हुए, शायद तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल हमसे ज्यादा हाई है। वो डीमन सब इन लोगों से बहुत डर गई थी। वो जियांग से कह रही थी कि तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, फिर इस कमजोर इमॉर्टल का साथ क्यों दे रहे हो। जिसके बाद वो आपस में ही डिसाइड करते हैं कि पहला वो कमजोर को मारेंगे और बाद में जियांग का नंबर आएगा। और तभी एल्डर जियांग उनकी जादुई वेपन ग्यूकिंग पर लात मार के उसे बहुत दूर फेंक देते हैं। जिसके बाद इन लोगों में फाइट शुरू हो गई थी। जियांग उनके ही पहले से उन दोनों पर हमला कर उन्हें नीचे गिरा देते हैं। और तभी किसी की आवाज आती है और फिर वहाँ का डोर ओपन हो के वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। जियांग कहते कि शायद ये एक और डीमन है और इसके पास कोई खास ट्रेजर होगा, जिसकी मदद से इसने अपने डिमोनिक ऑरा को छुपा कर रखा है। दरअसल इस लड़की का नाम लैन था और ये एक ग्रीन हिल फॉक्स थी। अब वो डीमन उसे बताती है कि इस बुढ़े ने मेरी दोनों बहनों को घायल कर दिया है, लैन प्लीज हमारी मदद करो। तो लैन तुरंत ही अपने डिमोनिक ऑरा से इन लोगों पर हमला करना शुरू कर देती है। वो कहती है ये मेरा पवेलियन है, यहाँ पर तुम लोग तमाशा खड़ा नहीं कर सकते हो। तो जियांग युआन को बता रही थी कि जूनियर, किसी भी कीमत पर खुद की हिफाजत करो। और तभी लैन अपने खास वेपन से जियांग को उठाकर पवेलियन तोड़ते हुए सीधा ऊपर ले जाती है। ये सब देखकर चांगशाओ सोचता है कि मुझे तो लगा था सीनियर मुझे बचा लेंगे, लेकिन अब तो उन्हें ही बचाना पड़ेगा और तो और मेरी जान भी खतरे में है। तब तक वो दोनों डीमंस उस पर हमला करने के लिए रेडी हो जाती है। इधर चांगशाओ के पास ढेर सारी पावर्स तो थी, मगर वो एल्डर युआन के फॉर्म में था, जिस वजह से उन्हें यूज नहीं कर सकता था। अगर उसने ऐसा किया तो एल्डर जियांग को उस पर शक हो जाएगा, तब उसे मास्टर युआन में जितनी पावर्स है उन्हीं का यूज कर इन डीमंस के साथ फाइट करनी पड़ेगी। इधर वो डीमन उस पर हमला करना स्टार्ट कर देती है, मगर चांगशाओ तो बस उन्हें डॉज कर रहा था। वो डीमन उसकी स्पीड देखकर हैरान थे। वो कहते इस
बुढ़े में इतनी स्पीड कहाँ से आ गई। इधर चांगशाओ को भी मास्टर का रोल निभाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। इधर ग्यूकिन बजाते हुए एक डीमन ने वहाँ पर ढेर सारी सोल सीलिंग मिस क्रिएट कर दी थी, जो चांगशाओ को चारों ओर से घेर लेती है। वो उसे सफोकेट कर रही थी। चांगशाओ सोच रहा था कि मैं तो सेलेस्टियल स्टेज का कल्टीवेटर हूँ, तो इसे तो मैं आसानी से रेजिस्ट कर पाऊंगा, लेकिन मास्टर के कल्टीवेशन के साथ तो बिल्कुल नहीं। और तब तक वो डीमन उस पर स्लैश अटैक कर देती है और उसकी पार्टनर भी पीछे से उस पर हमला करने आ गई थी। इधर चांगशाओ जियांग को बहुत मिस कर रहा था कि वो जल्दी से आए और उसकी जान बचा ले। इधर जियांग ने खुद को आजाद करवा लिया था। वो कहते कि युआन खतरे में है, मुझे इस डीमन को जल्दी से निपटाना होगा। अब वो डीमन उन पर स्लैश अटैक करने लगती है, मगर मास्टर उससे बचते जा रहे थे, तो वो अपनी डिमोनिक ऑरा से उस पूरी जगह को कवर कर देती है और अब वो अपने असली रूप में आ चुकी थी। इधर चांगशाओ तो समझ गया था कि जियांग तो टाइम पर नहीं आने वाले, इसलिए वो अपना प्लान नंबर 9 को एक्टिवेट कर देता है। तो वो कमजोर होने का नाटक करते हुए उनके साथ फाइट करने लगता है। तो डीमन भी अपनी मिस का यूज करके उस पे हमला कर रही थी, इसलिए चांगशाओ 2 फॉर्मेशन बनाकर उनके अटैक को डिफेंड करने लगता है। वो कह रहा था कि भले ही मैं एक कमजोर इमॉर्टल हूँ, मगर तुम्हारे जैसे डीमंस के सामने मैं हार नहीं मानूंगा। अब वो उन पर टेलिस्मान से हमला करने लगता है और फिर उन्हें एरी में ट्रैप करके पेपरमैन्स को बाहर निकाल लेता है। अब चांगशाओ की पेपरमैन उन सभी डीमंस पर खतरनाक अटैक करते हुए उन्हें घायल करना शुरू कर देते हैं, जिसमें 2 डीमंस तो घायल हो गई थी और एक डीमन को चांगशाओ ने खुद घायल कर दिया था। और अब फाइनली वो डीमन अपने असली रूप में आ जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना था। चांगशाओ कहता है कि इंसान तो हमेशा खूबसूरती के पीछे भागते हैं, मगर उनका दिल कैसा है ये देखना भूल जाते हैं। इधर ग्रीन हिल फॉक्स को देख के जियांग कहते हैं कि तुम्हें तो गॉडेस नुआ ने वरदान दिया है और तुम लोग हमेशा इंसानों के साथ प्यार से रहते आए हो, मगर तुम इतनी कैसे गिर गई? तुमने डीमंस का साथ दिया है। जिस पर वो कहती कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, अब जल्दी से सरेंडर कर दो। जिसके बाद वो जियांग पर हमला करना शुरू कर देती है, तो जियांग भी अपनी स्वॉर्ड से उस पर स्लैश अटैक कर देते हैं। इधर ये डीमंस चिल्ला के अपने डिमोनिक पावर्स का यूज कर चांगशाओ पर हमला कर देती है। चांगशाओ उससे डिफेंड करते हुए सोच रहा था कि अब तो मैंने फाइट करना बंद कर देना चाहिए, नहीं तो जियांग को मुझ पर शक हो जाएगा, इसलिए चुपचाप एक जगह पर रुक जाता है। अब वो डीमन का अटैक उसे हिट करने ही वाला था कि तभी जियांग की स्वॉर्ड वहाँ आकर उसे खत्म कर देती है। साथ ही उस स्वॉर्ड ने एक ही स्लैश में उन डीमंस को भी मार दिया था। अब जियांग एल्डर युआन से पूछ रहे थे कि तुम ठीक तो हो ना, और तभी चांगशाओ कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तभी उसे याद आता है कि उसके पेपरमैन ने ही उस फॉक्स को जकड़ने में जियांग की मदद की थी। इधर जियांग कह रहे थे कि तुम बहुत बहादुर हो, तुमने इन तीनों डीमंस का मुकाबला किया। तो कहते हाँ चांगशाओ ने मुझे कुछ टैलिस्मान दिए थे और उसी की मदद से मैं इन डीमंस को रोक पाया। ये सुनकर जियांग कहते कि हाँ चांगशाओ तो बहुत शातिर है, जब वो एक इमॉर्टल बनेगा तब हम सबकी छुट्टी कर देगा। और तभी ग्यूकिन पर लगा हुआ टैलिस्मान बर्न हो कि कुवाईसी को मैसेज मिलता है कि मास्टर युआन बच गया, यानी कि मास्टर को मारने की प्लानिंग इसी ने की थी। वो कहता है कि युआन 900 सालों से तुमने एक बर्बाद लाइफ को लीड किया है और इसी वजह से मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ ताकि तुम्हें मुक्ति मिल जाए। और तभी उसे फील होता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है, मगर समय रहते हुए चांगशाओ के पेपरमैन छुप गए थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।